Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 6 है जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्लैट रेट के बारे में। दोस्तों मेक श्योर आपने पीछे की पांचों वीडियो कंप्लीटली देखी होंगी और अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने पास स्लैब रेट को पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैट रेट के बारे में और फिर हम इस पर करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी डेवलप हो पाए। लेकिन दोस्तों क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट क्लास वाला तो मैंने सोचा एक बार मैं लास्ट क्लास की एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दूं और आज की क्लास को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ये सारा वही नोट है जो लास्ट क्लास में नोट किया था। अब क्योंकि आपने वो वीडियो देख ली है और इनकेस अगर देखे हुए काफी टाइम हो गया तो मैं एक रिवीजन करा देता हूं सो दैट आपको हर चीज बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि पर्सन को डिफाइन किया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर और पर्सन के अंदर 7 लोग आते हैं। कौन कौन? इंडिविजुअल आता है, मेरे और आप जैसे लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आती हैं जहां पर ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो मिलकर फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें एक मालिकाना हक जिसको दिया जाता है वो ऐसे सबके पास होता है बट जो डिसीजन मेकर होता है उसे कर्ता बोलते हैं, बाकी सबको को पार्टनर बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। इसके बाद तीसरा होता है फर्म। फर्म दो टाइप की होते हैं, एक लिमिटेड वाली और एक अनलिमिटेड वाली। लिमिटेड वाली का कवरेज होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर, उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और अगर अनलिमिटेड पार्टनरशिप है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। तो पार्टनरशिप जो फर्म है वो भी क्या है? एक पर्सन है। फोर्थ पॉइंट है आपका कंपनी। देखिए कंपनी क्या होता है? कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे पहले जो प्रीवियस कंपनी एक्ट था 1956 वाला उसके अंदर, या उससे भी प्रीवियस अगर है तो उसको हम एक कंपनी बोलेंगे। और कंपनी क्या होती है? एक पर्सन होती है। AOP BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल्स को बोलते हैं और यही ग्रुप ऑफ पीपल अगर किसी कंपनी या किसी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ एसोसिएट हो जाता है तो इसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। इसके बाद है AJP जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन। ये वो संस्थाएं होती हैं जिनको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है और ये क्या होती है? हमारी पर्सन्स होती हैं। और एक होता है लोकल अथॉरिटी। किसी भी सिटी और टाउन को मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है लोकल अथॉरिटी। भारत में से शहरों के अंदर लोकल अथॉरिटी बोला जाता है और भारत के ग्रामीण इलाकों में इसको नगर पंचायत या फिर जिसे जिला का जो मेन प्रधान होता है उसके चुनाव किए जाते हैं सो दैट कि गांव में साफ सफाई जैसी चीज़ों को रखा जाए। तो ये जो 7 कैटेगरीज हैं इनको क्या बोला जाता है? पर्सन। और आज हम यही सीखेंगे कि इन 7 कैटेगरीज का टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हमने टैक्स को मतलब इनकम टैक्स रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक जिसको बोलते हैं स्लैब रेट और दूसरे को बोलते हैं फ्लैट रेट। स्लैब रेट का मतलब होता है कि ये एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होगा जहां पर एक लिमिट तक तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स और ज्यादा इनकम तो और ज्यादा टैक्स, यानी स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स रेट निकाला जाता है। यहाँ अगर हम स्लैब्स की बात करें तो पहली बात तो हमारे 2 रेट होते हैं, एक स्लैब रेट और एक फ्लैट रेट होता है। आज हम फ्लैट रेट पढ़ेंगे लेकिन पहले की बार रिविजन करा दूं। ठीक है, स्लैब रेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम और उसी का दूसरा नाम होता है न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। इस वाले रिजिम के अंदर ये बोला गया कि अगर आप एक साल में 3 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है और अगर आप 3 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा कमाएंगे बट अप टू ₹6 लाख तो आपका रेट होगा 5%। 6 लाख 1 रुपीज से लेकर 12 लाख रुपीज तक आपका रेट होगा 10%। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपका रेट होगा 15%। और इसके बाद 12 लाख से 15 लाख के बीच में कमाते हैं तो रेट होगा 20% और 15 लाख के ऊपर आप कमाते हैं तो रेट होगा 30%। तो इस तरीके से हम अपने न्यू टैक्स रिजिम के अंदर क्या निकालते हैं? टैक्स निकालते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो अप करेंगे तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का लॉस हो सकता है। वो कुछ चीज़ें क्या है कि आपको सर्टेन डिडक्शंस जो ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल जाया करती थी वो न्यू टैक्स रिजिम में अब आपको नहीं मिलेंगे। सर वो कौन कौन सी डिडक्शंस थी? दोस्तों लास्ट क्लास में ना एक डिडक्शन छूट गई थी जो आज मैं अभी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो वो ये वाली डिडक्शंस है। ये जो 15 डिडक्शन है वैसे 16 है, 16th में अभी कराऊंगा, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं भूल गया था इसलिए अब मैं कराऊंगा आज। तो
कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में तो ले सकते हो, बट न्यू टैक्स रिजिम अगर आप फॉलो करते हैं तो ये वाली सर्टेन डिडक्शंस आपको अलॉट नहीं की जाएंगी, यानी इनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वो कौन कौन सी थी, हेडिंग आप देख सकते हैं, सर्टेन डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। ये कुछ ऐसी डिडक्शन है जो कि सेक्शन 115 BAC में आपको नहीं दी जाएंगी। तो पहला पॉइंट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 लीव ट्रैवल कंसेशन। सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घूमने के लिए कुछ छुट्टियां अलॉट करता है तो एक तरह से उसके लिए ये अलॉटमेंट क्या कहलाता है, अलाउंसेस कहलाता है। इसकी एक लिमिट तक क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। वो डिडक्शन आपको, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करेंगे तो ये डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेकंड आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A दैट इज रूल 2 है हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है तो वो परक्विजिट बन जाता है, बट घर ना देकर वो किराया यानी पैसे दे रहा है तो उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस के अंदर आपको 3 में से जो भी लोअर अमाउंट आता है उसकी मिल जाती है डिडक्शन, बट ये डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम होल्डर को नहीं मिलेगी। थर्ड सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 पर्सनल नेचर के अलाउंसेस होते हैं, जैसे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में एडमिशन दे सकता है जिसके लिए वो देगा हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस। इस तरह के कई सारे अलाउंसेस होते हैं। ये अलाउंसेस में जो एक नॉमिनल से डिडक्शन मिलती है, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करते हैं तो वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। फोर्थ पॉइंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 डेली अलाउंस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगर आप एज पर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1961 के थ्रू चुनकर आए हैं एज अ MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज अ MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको जो भी डेली अलाउंसेस मिलते हैं उन पर जो आपको डिडक्शंस मिलती थी वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहे हैं तो। इसके बाद है सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड इनकम। अगर आप अपनी टैक्स की चोरी करने के लिए अपनी इनकम को इस तरीके से सर्कुलेट करते हो कि वो किसी और की इनकम बन जाए, तो ऐसे केस में उस इंसान की इनकम आपकी इनकम में ऐड कर दी जाती है जिसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। लेकिन सरकार इसमें सेक्शन 1032 के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दे देता था 1500 रुपए पर मंथ की। वो रिलैक्सेशन, वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो अप करते हैं तो। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 सेक्शन 10AA एग्जम्पशन हॉलिडे फॉर यूनिट एस्टैब्लिशमेंट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपकी कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो उसमें मिलने वाली सर्टेन डिडक्शंस, एग्जम्पशंस आपको अब नहीं मिलेंगी क्योंकि आपने टैक्स कौन सा फॉलो किया है, टैक्स रिजिम कौन सा फॉलो किया है, न्यू वाला। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करेगा तो उसको ये सारी डिडक्शन मिल जाएंगी, अगर होंगी तो। यस, बिल्कुल सही कहा, अगर होंगी तो मिल जाएगा, और अगर वो न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करेगा तो उसके होते हुए भी उसको ये वाली डिडक्शन अवेलेबल नहीं कराई जाएंगी। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस और 16 क्लॉज 3 प्रोफेशनल टैक्स। सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो कितनी मिलती है, सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे 3 में से जो भी लोअर होगा। प्रोफेशनल टैक्स की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 2500 रुपए की, या जितना उसने पे किया दोनों में से जो भी लोअर है। ऐसी डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करते हैं तो। इसके बाद है आपका सेक्शन 32 दैट इज डेप्रिसिएशन। देखिए ये पॉइंट हम पढ़ेंगे PGBP वाले चैप्टर के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसमें ये बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन आप अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, अगर उसका रेट 40% से ज़्यादा है तो आपको मैक्स टू मैक्स 40% का ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर होता भी है तो भी आपको नहीं मिलेगा यदि आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करते हैं। इसके बाद सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंगेज करते हैं, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है जो कि न्यू है और इसको आपने अपनी फैक्ट्री में सेटअप किया है, तो ऐसे में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जैसे बेनिफिट मिलते हैं। नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा और आपको साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ये क्या बोलता है आपका, नोटिफाइड साइंटिफिक रिसर्च टू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना चाहता हूं और मैंने
आपने उस साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए किसी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को कोई पैसा दिया है एज अ डोनेशन, सो दैट कि वो साइंटिफिक रिसर्च कर पाए, तो ऐसे में उस डोनेशन की जो मुझे डिडक्शन मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है। इसके बाद सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है, अप्रूव्ड कंपनीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। यदि मैं साइंटिफिक रिसर्च करवाना चाहता हूं और मैंने किसी स्कूल या कॉलेजेस को वो पैसा ना देकर मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी को पैसा दिया जो इस काम को करेगी, तो ऐसे में मुझे उसकी जो डिडक्शन मिलती वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर लिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 दैट इज साइंटिफिक रिसर्च फॉर सोशल साइंस और स्टैटिकल साइंस। अगर आपने सोशल साइंस को प्रमोट करने के लिए रिसर्च की, स्टैटिकल साइंस को प्रमोट करने के लिए कोई रिसर्च की, तो ऐसे में आपको डिडक्शन जो मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, बिकॉज यू हैड टू फॉलो न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BA-C। फिर आपका 13 पॉइंट है सेक्शन 35 AD इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ये भी हम पीजीपी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे ये जितने पॉइंट मैंने बोले ना, सेक्शन 32 ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 14 तक, ये सारे के सारे हम पीजीपी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो 15 वाला पॉइंट है ये सैलरी में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट था वो ये बोलता था कि सरकार ने 21 जगहों पर बोला है कि अगर आप इन जगहों पर पैसा लगाते हो यानी इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव किस रूप में देंगे? आपके खर्चों को माइनस करवा के, इस टाइप के हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो वो इंसेंटिव या वो एग्जम्पशंस अब आपको नहीं मिलेंगी यदि आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करते हैं। तो फिर सेक्शन 35(2)A अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी। अगर आपने एक नेशनल लैबोरेटरी को, अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी के अंदर पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है सो दैट वो रिसर्च को आगे बढ़ा पाए, तो ऐसे में मिलने वाली डिडक्शन आपको अब नहीं दी जाएगी, बिकॉज आपने क्या फॉलो किया है? न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है। इसके बाद सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 दैट इज परक्यूजिट और अलाउंसेस। परक्यूजिट का मतलब होता है सुविधाएं। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सुविधा देता है तो उस सुविधा पर मिलने वाली डिडक्शन अब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया है। और यदि आपको कोई अलाउंसेस मिलता है यानी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कैश की फॉर्म में कुछ मिलता है तो उसे अलाउंसेस बोलता है, उस पर मिलने वाली डिडक्शन भी अब आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट क्लास में क्या रह गया था? एक पॉइंट और है, 16 पॉइंट और है। वो 16 पॉइंट क्या है? वो है कि एक सेक्शन है 80CCD2। ठीक है। ये क्या बोलता है? ये है एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। फिर एक सेक्शन आपका सेक्शन 80CCH2, ये है अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम। और एक और है दैट इज सेक्शन 80JJAA, ये न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए किया जाता है। तो 80C से लेकर 80U तक की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80C से लेकर 80U तक की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं ऐसे लिखता हूँ कि 80C से लेकर 80U तक आपको कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया। सिर्फ आपको इनकी डिडक्शन मिल जाएगी। मैं लिख रहा हूँ ये वाली जितनी डिडक्शन है ये सब अलाउड है, बाकी इन तीन को छोड़ के बाकी जो बच गए। जानते हो दोस्तों क्या होता है, जब डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो 80C से लेकर 80U तक पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCD1, 80CCD2, 80D, 80DD, 80DDB, 80J, 80TT, 80TB, TTC, 80GGA, GGB, GGC, ऐसे करके बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो उसमें सभी पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी सवाए 3 को छोड़कर। मतलब अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया ना तो आपको डिडक्शन में सिर्फ इन 3 की डिडक्शन मिलेगी, बाकी किसी भी चीज़ की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया 80C को क्रॉस कर दिया और यहाँ लिख दिया अलाउड। ये 3 अलाउड है, बाकी कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है। ये पॉइंट लास्ट क्लास में मेरा एक रह गया था। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया न्यू टैक्स रिजिम, फिर हमने पढ़ा था ओल्ड टैक्स रिजिम, जिसको ट्रेडिशनल या टैक्स मेथड भी बोलते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 3 स्लैब होती हैं, स्लैब 1, स्लैब 2 एंड स्लैब 3। तो स्लैब 1 में क्या होता है? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कौन कौन लोग आते हैं? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP। तो सर एक बात बताइए, जो आपने अभी न्यू टैक्स रिजिम हमें बताया था वो पर्सन्स में से किसके लिए फॉलो होता है? तो वो इंडिविजुअल के लिए फॉलो होता है, वो HUF के लिए फॉलो होता है, AOP के लिए होता है, BOI के लिए होता है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए होता है। इन लोगों के लिए होता है। कंपनीज फर्म के लिए ये न्यू टैक्स रिजिम नहीं होती है। बोलो बात समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आई। इसके बाद अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम की। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में स्लैब नंबर 1 में वही लोग आएंगे या तो जो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। कौन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP। इनके लिए बोला गया कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक की इनकम कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 1 रुपए भी अगर आप ज्यादा कमाते हैं से लेकर 5 लाख
तो 5% देना है। 5 लाख से ज़्यादा कमाते हो बट आप ₹2 10 लाख तो आपको 20% देना है। और 10 लाख से ज़्यादा कमाते हो फिर चाहे कितना भी कमाओ तो रेट क्या आपका 30%। ये है आपका स्लैब नंबर 1। फिर आते हैं स्लैब नंबर 2 पर। स्लैब नंबर 2 किसके लिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसने एज अपनी कंप्लीट कर ली है 60 ईयर और मोर इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर का हम टैक्स निकाल रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में 31 मार्च तक अगर उस असेसी की एज 60 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है और वो एक रेजिडेंट है तो ऐसे में सरकार उसको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा की छूट देती है। जो 2.5 लाख तक माफ था वो बढ़ा के कर दिया जाता है 3 लाख। यानी इन सीनियर सिटीजन के लिए एग्जम्पशन लिमिट 50,000 से और बढ़ा दी जाती है, वो हो जाती है 3 लाख। फिर 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे 5% का रेट लगता है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम के ऊपर 20% का रेट लगता है। और 10 लाख से ऊपर आप कितना भी कमाओ रेट क्या लगेगा आपका 30% लगेगा। तो इस तरह से आपका ये स्लैब नंबर 2 हो गया। फिर स्लैब नंबर 3 किसके लिए होता है? सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर का मतलब होता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स निकाल रहे हैं, जिसका भी टैक्स निकाल रहे हैं उस साल तक अगर एसएससी 80 साल का या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो उसके लिए स्लैब नंबर 3 यूज़ करता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो उनके लिए क्या बोला गया कि ये जो पहले 2 पॉइंट है यानी 5 लाख तक की इनकम आपकी माफ है। ये देखिए फर्स्ट 5 लाख तक की इनकम माफ है। और जो ये 2 बच के पॉइंट वो दोनों मैंने एज इट इज लिख दिए कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे 20% और 10 लाख से ऊपर के ऊपर 30% का टैक्स लग गया। तो पुराने सिस्टम के अंदर 3 स्लैब्स होते थे, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसकी एज 81 ईयर है, तो बताइए ओल्ड टैक्स रिजिम के थ्रू वो कौन सा स्लैब फॉलो करेगा? प्लीज मुझे कमेंट में बताइए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना। तो जो लोग पंक्चुअलिटी से देख रहे हैं और ऑनेस्टी से अपना आंसर देंगे मुझे बहुत अच्छा लगे। तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि अगर एक पर्सन जो कि एक नॉन रेजिडेंट है उसकी एज 81 ईयर है तो वो कौन सा स्लैब फॉलो करेगा ओल्ड के अंदर, 1, 2 या 3? वीडियो को प्लीज पॉज करिए, कमेंट करिए, उसके बाद देखो आपने सही बोला या गलत बोला। तो आंसर इज 1। सर नहीं उसकी एज तो 81 ईयर है, सुपर सीनियर सिटीजन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है? रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था वो कौन है? नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट वालों के लिए क्या है? नॉन रेजिडेंट में एज चेक नहीं करेंगे, सीधा स्लैब नंबर 1 पर आ जाओ। नॉन रेजिडेंट के केस में हम एज चेक नहीं करेंगे, सीधा स्लैब नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो ये था हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम जिसके अंदर स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 को हमने कवर किया था। बोलो समझ आई बात? इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मान लो कोई असेसी ऐसा चाहे कि वो ईयर टू ईयर बेसिस पर ओल्ड से न्यू पर या न्यू से ओल्ड पर शिफ्ट हो जाए हर साल, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, इंटरव्यू में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमारा कोई क्लाइंट है वो हमसे बोल रहा है कि पहले न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर लो, अगले साल ओल्ड को कर लेना, फिर न्यू को कर लो, फिर ओल्ड को कर लेना, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर हाँ भी है, आंसर ना भी है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और फैक्ट्स। देखिए, अगर आपके एसएससी का बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, अगर आपके एसएससी का बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो यस वो ईयर टू ईयर बेसिस पर चेंज कर सकता है। यानी हर साल वो अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकता है कि उसका टैक्स न्यू टैक्स रिजिम से कमा रहा है या ओल्ड से कमा रहा है। जैसा भी उसको ठीक लगे वो ईयर टू ईयर बेसिस पर चेंज कर सकता है क्योंकि उसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है। लेकिन अगर उसी पर्सन की पीजीबीपी से इनकम है तो क्या वो चेंज कर सकता है? अगर वो ओल्ड है तो ओल्ड से क्या वो न्यू पर आ सकता है, या न्यू है तो ओल्ड पे आ सकता है? यस, आ तो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार आ तो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। यानी न्यू से वो ओल्ड पर सिर्फ एक ही बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। अगर वो बार बार आना चाहता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो पीजीबीपी कर रहा है। फिर या तो उसे अपने उस बिजनेस को बंद करके दोबारा सेटअप करना पड़ेगा नए नाम से, तो उसके लिए एक और चांस मिल जाएगा। अदरवाइज पीजीबीपी करने वाले इंसानों को शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही बार पॉसिबल, फिर लाइफ में दोबारा पॉसिबल नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सर एक बात बताइए, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, आपने 15 मिनट यहाँ भी लगा दिए। दोस्तों ये 15 मिनट हमारे बहुत फ्रूटफुल है क्योंकि इनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब मैं आपको फ्लैट रेट कराऊंगा ना तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, बोलो समझ आई बात? तो अब फ्लैट रेट वाले पर चलें। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी नोट या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार आप जल्दी से ले लो, फिर इसको करते हैं, ठीक है? ये लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले आराम से। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है? देखिए, अब हमने अपने पास जो स्लैब रेट वाला सिस्टम था, ओल्ड वाला और ये न्यू वाला, ये हम अपने पास कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज आएंगे फ्लैट रेट।
सर ये फ्लैट रेट और स्लैब रेट में क्या फ़र्क होता है? देखिए स्लैब तो आप समझ चुके हो तो शायद अब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग से आप चीज़ों को समझ पाओ। देखिए स्लैब रेट के अंदर क्या होता है, आपको ज़्यादा फायदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ इनकम तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख माफ़ हो जाती है, ओल्ड के अंदर 2.5, 3 और 5 माफ़ हो जाती है। उसके बाद जो इनकम पर टैक्स लगता है वो भी अलग अलग रेट से अलग अलग इनकम के ऊपर लगता है, तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है। जो फ्लैट रेट वाली होती है ना, उनमें बोल दिया जाता है आप कितना भी कमाओ, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, आपको इस रेट से टैक्स देना ही पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए की इनकम कमाई फ्लैट रेट से, तो मान लो फ्लैट रेट है 10%, तो वो 1 लाख में से कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, पूरे 1 लाख पे 10% का रेट लग जाएगा। इसीलिए फ्लैट रेट को ना ज़्यादा दिक्कत वाला समझते हैं और ज़्यादा मतलब ये हार्श होता है। मतलब कोई इंसान नहीं चाहता फ्लैट रेट से टैक्स हो, हर इंसान चाहता है स्लैब रेट से ही टैक्स हो, फ्लैट रेट से ना हो। तो फ्लैट रेट वाला अब हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और प्लीज़ दिमाग खोल के रखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इनके जब कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप पजल हो जाओगे, तो वो पजल ना हो इसलिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लो, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं फ्लैट रेट। देखिए फ्लैट रेट के अंदर क्या है, हम इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर। फ्लैट रेट को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये देखिए फ्लैट रेट में एक हमारे पास पार्ट आएगा कैपिटल गेन्स का। कैपिटल गेन्स का एक काम करता हूँ, पहले इससे करा देता हूँ, फिर आगे के पार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम कैपिटल गेन की बात करते हैं। मैंने आपको वैसे भी पढ़ाया था, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें सेक्शन 45 टू 55A हमारा कैपिटल गेन्स का है, जो ये बोलता है कि अगर असेसी के पास कोई कैपिटल एसेट्स है और वो उसको आगे ट्रांसफ़र करता है, तो उस ट्रांसफ़र से होने वाले गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं। यही आप लोगों ने किया था? यस सर, बिल्कुल हमने यही किया था। तो अब हम उसी का एक छोटा सा पोर्शन उठाने के लिए आ रहे हैं, जिसपे लगता है फ्लैट रेट, ठीक है। देखिए कैपिटल गेन के टॉपिक के अंदर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस चीज को हम 1, 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो 3 पार्ट क्या क्या होने वाले हैं? देखिए 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट तो हमारे पास आएगा, जिसमें हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, वो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है, और हमारे पास यूनिट है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या जीरो कूपन बॉन्ड बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। इन 3 चीज़ों की पहले मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको समझा दूं ये होता क्या है। देखिए लिस्टेड इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि जो हमारा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इस पर अगर हमारे शेयर्स लिस्टेड हैं तो हम उनको लिस्टेड शेयर्स बोलते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में शेयर हमने लिस्ट करा दिए, सो दैट कंपनी अब फंडिंग को रेज कर पाएंगे। तो अगर आपने इक्विटी शेयर को खरीदा बेचा तो उससे क्या होगा, आपको कैपिटल गेन होगा। दूसरा यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके अंदर 75% से ज़्यादा इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, बाकी एक हाइब्रिड सिस्टम है और भी फंड्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और तीसरा होता है यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये जो बिजनेस ट्रस्ट जब फंडिंग उठाती है तो ये शेयर के थ्रू नहीं, उसी शेयर को ये यूनिट्स बोलती हैं। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 3 चीज़ें कौन सी? लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप इन 3 आइटम को खरीदते और बेचते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होगा, कैपिटल गेन्स होगा। और वो जो कैपिटल गेन है हम उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ये वाला जो कैपिटल गेन है ना, हम इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ये लीजिए, ये हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो मैंने लिखा है ना, शॉर्ट में लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर ये बताइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने डेट ऑफ परचेज से अगर इन 3 चीज़ों को आपने खरीदा और जो आपने बेचा उसके बीच का डिफरेंस अगर 12 महीने से कम है,
उसके बीच का डिफरेंस अगर 12 महीने से कम है तो ऐसे में अगर आपको जो गेन हो रहा है उसको हम नाम देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या नाम देंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, फिर से सुनो ध्यान से। अगर हमने इन 3 चीजों को खरीदा और इन 3 चीजों को हमने बेच दिया तो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के बीच में अगर 12 महीने से कम का डिफरेंस है, कितना? 12 महीने से कम का डिफरेंस है, तो जो आपको गेन हुआ है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और यदि वो डिफरेंस 12 महीने से ज्यादा है, 12 महीने से ज्यादा है, तो उस गेन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपने उसे लंबे समय तक अपने पास रखा, उसके बाद आपने बेचा, तो आपको जो गेन होगा दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन 3 केस में कब होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन 3 केस में कब होता है, क्या आप आंसर दे दोगे? यस, दैट इज 12 मंथ, दैट इज 12 मंथ। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेस देन 12 मंथ और यहां पर क्या लिखूंगा? मोर देन 12 मंथ्स। बोलो, बात समझ आएगी? तो ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इन 3 चीजों में समझ आ गया। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं? क्योंकि इनके रेट अलग अलग होने वाले हैं। इन दोनों के रेट क्या होने वाले हैं? अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको रेट भी साथ के साथ करा दूं या पहले ये 2 करा दूं फिर कराऊं रेट? बोलो सर, जैसा आपको ठीक लगे। तो ठीक है, पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये 2 करा दूं, फिर रेट मैं तीनों के एक साथ करवा दूंगा। रेट जो होंगे तीनों के एक साथ करा दूंगा। चलो आगे का समझो। अब हम बात करेंगे अनलिस्टेड शेयर्स की। सर ये अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो सर एक बात बताइए, अगर कोई अनलिस्टेड शेयर है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है तो उसे हम कैसे खरीद और बेच सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेरी अपनी कंपनी है, उसमें 3 पार्टनर हैं, 3 मेंबर्स हैं। अब वो 3 मेंबर ने शेयर होल्ड किए, मैंने होल्ड किया 1000, बी ने की 2000, सी ने की 3000, तो टोटल शेयर हमारी प्राइवेट कंपनी के कितने हुए? 6000। 6 में से 1000 का हिस्सा मेरे पास है, 2000 बी के पास है, 3000 सी के पास है। कल को मैं चाहता हूं इस कंपनी से अपने आप को हटाना, तो मैं अपनी जगह किसी और को लेकर आऊंगा, तो जो 1000 शेयर मेरे, मैं उनको किसी और प्राइवेट तरीके से किसी को बेचूंगा ना, जो अब मेरी जगह पर आएगा। तो जब मैं बेचूंगा तो मैं मेरे उस शेयर को उनको दूंगा। क्या मुझे ऐसे में स्टॉक मार्केट जाने की जरूरत है? क्या स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कराने की जरूरत है? नहीं। यहाँ तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी काम ये कर सकते हो। तो जो मैंने शेयर अपने खरीदे बेचे हैं, मैंने अपने जो शेयर खरीदे बेचे हैं, दैट इज अनलिस्टेड शेयर, क्योंकि मैंने अपनी खरीद बेच स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं की है। तो ऐसे में अगर मुझे कोई फायदा होता है तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। किस वाले में? अनलिस्टेड शेयर्स वाले में। बोलो समझ रही बात? तो अनलिस्टेड शेयर का ये कॉलम हो गया। और दूसरा आपका आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ इसमें 2 ही चीज आती है। तो इनको खरीदने बेचने से या तो आपको क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इनको खरीदने बेचने से या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। सर क्या सेम डेफिनेशन 12 महीने वाली है? आंसर इज नो। नो दोस्तों, इसके लिए है 24 महीने। कितना? 24 मंथ। कि अगर आपने 24 महीने के अंदर, 24 मंथ के अंदर उसको खरीद बेच लिया तो होने वाला गेन कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने उसके खरीद बेच में 24 महीने से ज्यादा का समय लिया, 24 मंथ से ज्यादा का समय लिया, तो वो गेन कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी LTCG। बोलो क्लियर है? बोलो पक्का क्लियर है ना? तो STCG, LTCG इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर और लैंड एंड बिल्डिंग क्या है बताइए? 24 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 24 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि देखो भैया टैक्स इतनी आसान नहीं है। टैक्स को जब आप समय दोगे, रिवीजन करोगे, मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखें, और एक बारी में 2 बार मत देखो। पहले आप एक बार देख लो पूरे इस चैप्टर को, फिर इस चैप्टर को दोबारा वीडियो से स्टार्टिंग से लेकर करो, तो फर्स्ट टाइम में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सेकंड टाइम वो कॉन्सेप्ट दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। और अगर 19-20 कुछ नहीं समझ आएगा तो सेकंड टाइम वीडियो देखते टाइम वो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, तभी आपको इनकम टैक्स क्लियर होगी। तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मुझे पता है थोड़ा आप घबराते हो कि सर इतनी सारी चीज़ें कैसे याद होंगी, पजल हो जाएंगे। तो भाई एक बात बताइए, जब आप बचपन में पैदा हुए थे आपको तो बोलना भी नहीं आता था ना, चलना भी नहीं आता था,
एक्सप्रेस करना भी नहीं आता था, बट धीरे धीरे इमोशंस फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हुई ना, आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखा ना, लेकिन करने लगे ना, पैदाइशी तो नहीं आता था। तो सेम एग्जाम्पल यहाँ भी सेट करो ना कि पैदाइशी इनकम टैक्स किसी को नहीं आती। जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर स्पेंड करते हो, इसको समय देते हो, इससे रूबरू बार बार होते रहते हो, भूलने से पहले आप इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हो, तो क्यों नहीं ये चीज़ें याद होंगी? सोच के देखिए, डेफिनेटली याद होंगी। ठीक है, यही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं इसका। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी चीज़ करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि अगर हमारे पास लिस्टेड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं। सर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज क्या हुआ? देखो शेयर्स को छोड़ के, इक्विटी शेयर को छोड़ के, जैसे डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हें हम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बोलते हैं, बट वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, इसीलिए अनलिस्टेड सिक्योरिटी वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी और एनी अदर कैपिटल एसेट्स, जो अब इन सब में नहीं आएगा वो सब इसमें आ जाएगा, एनी अदर कैपिटल एसेट्स। अब हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 3, 2, 5 और 1, 6, इन 6 को छोड़ के बाकी सब क्या आ गया हमारा? एनी अदर कैपिटल एसेट्स आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा? इसमें या तो आपको होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर आपको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कब कब होगा? देखिए, अगर आपने उसको होल्ड किया लेस देन 36 मंथ्स, 36 महीने से कम किया, तो होने वाला गेन कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यदि आपने उसको 36 महीने से ज्यादा तक होल्ड करके रखा फिर आपने बेचा, तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज मोर देन 36 मंथ। 36 महीने से ज्यादा करोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज यहीं पर वीडियो को पॉज करके ना आप एक काम करिए कि आप टाइप कर दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज आपको दिक्कत कर रही है। ठीक है सर, अब आप एक बात बताइए कि अगर मान लो एग्जैक्टली भी 12 महीने हुए, एग्जैक्ट 12 महीने हुए, सर मान लो एग्जैक्ट अगर हमारे 24 महीने हुए, सर मान लो एग्जैक्ट हमारे 36 महीने हुए, तो कहां कवर होगा? शॉर्ट में, लॉन्ग टर्म में? तो मैं एक चीज लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए, इक्वल टू, कि लेस देन और इक्वल टू, यहां भी लिख देता हूं लेस देन और इक्वल टू, यहां भी लिख देता हूं लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है अगर एग्जैक्टली 12 महीने हुए तो भी होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अगर 12 महीने में एक दिन भी एक्स्ट्रा हो गया तब वो बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी तक तो मैंने आपको टैक्स समझाया ही नहीं है, अभी तो मैं फ्लैट रेट वाले टैक्स पर तो आया नहीं, अब आया हूं जाके। अभी तक तो मैं यही समझा रहा था क्या शॉर्ट है, क्या लॉन्ग है, क्या शॉर्ट है, क्या लॉन्ग है इन केसेस के अंदर। अब मैं आपको टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन सिखाता हूं। देखिए, फ्लैट रेट वाली में तो ये बोला गया कि भाई अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं 12 महीने वाला, ठीक है, तो इस केस में आपके ऊपर अप्लाई होगा, आपके ऊपर अप्लाई होगा सेक्शन नंबर 111A, और इसमें लिखा हुआ है ये टैक्स होगा एट द रेट 15%। फ्लैट रेट आ गया। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख में कोई भी पार्ट एग्जाम्प्ट नहीं होगा, पूरे 2 लाख के ऊपर 15% यानी 30,000 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यही इसकी सुंदरता है, सुंदरता कह लो, खामी कह लो कि इसमें एग्जम्पशन नहीं मिलती है। वहां तो स्लैब रेट में क्या होता था, 2.5 लाख तक माफ हो जाता था, यहाँ कोई माफी नहीं होती है, यहाँ ये फ्लैट रेट है। तो सेक्शन 111A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इन 3 चीजों से हुआ है उसको टैक्स किया जाएगा 15% की रेट से, और वो भी तब किया जाएगा 15% की रेट से जब आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ। सर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होती है? जब भी शेयर्स की खरीद बेच की जाती है तो सरकार एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एक टैक्स इंपोज करती है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपने एसटीटी पे किया हुआ तो रेट है आपका 15%। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ले देता हूं, ये जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है ना, तो लिस्टेड इक्विटी शेयर वाले के केस में ये बोला गया है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर। दोनों केस में, एक्विजिशन करते वक्त भी एसटीटी लगाओ या फिर ट्रांसफर करते वक्त, और इन दोनों केसेस में बोला गया कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब उसको क्या किया जा रहा हो,
ट्रांसफर किया जा रहा हो, तब इन दोनों के ऊपर क्या लगाओ, STT, यानी तीनों के ऊपर STT पेड होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होना चाहिए। अगर वो पेड है तो सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग उस पर 15% लगेगा। कितना लगेगा बोलो, 15%। लिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में ट्रांसफर या फिर एक्विजिशन के वक्त लगाओ, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनके केस के यूनिट को बेचते वक्त आपका ट्रांसफर करते वक्त STT लगाओ। अगर STT पेड है तो आपका 15% टैक्स लगेगा। सर ये STT ना थोड़ा समझ में नहीं आया उतना ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन के अंदर आप हमेशा एज्यूम करेंगे STT हैज़ बीन पेड, बस सीधी बात। बाकी जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे ना तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम छोटे बच्चे हैं भाई, चैप्टर 1 चल रहा है, अभी छोटे बच्चे हैं, वो तो ये कि ये पॉइंट आ रहे हैं इसलिए मुझे बताने पड़ रहा है, वरना ये सारे पॉइंट आप कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? घबराओ नहीं भाई। हेलो, नो, आराम से सारी चीजें होंगी। ठीक है, आओ इधर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 12 मंथ, ठीक है, इसमें बोला गया कि इसको टैक्स करेंगे एज पर सेक्शन 112A। किसमें करेंगे? सेक्शन 112A में करेंगे, और वो भी कितना करेंगे? एट द रेट 20% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। सर ये क्या आपने नई चीज जोड़ दी? हर उस पॉइंट में आप नया जोड़ रहे हो। भाई मैं नहीं जोड़ रहा, सरकार जोड़ रही है, मैं क्या करूं बताइए? जो है मैं तो वो सिखा रहा हूं आपको। देखिए यहां पर बोला गया अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और वो गेन 1 लाख रुपए से कम है, कितना? 1 लाख रुपए से कम, तो कोई टैक्स नहीं किया जाएगा। 1 लाख रुपए से अगर ऊपर होता है तो रेट लगेगा 20%। और सॉरी 20 नहीं, सॉरी ये 10 है, सॉरी ये रेट कितना है बताइए? 10% है। यानी कि आपको ऐसे बोलिए कि 1 लाख तक पे तो आपका कोई भी टैक्स लगना ही नहीं है। 1 लाख के ऊपर लगेगा, वो भी किस रेट से? वो भी 10% की रेट से। बताइए यहां तक कोई डाउट आपको? मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद सर अब आप मुझे एक बताओ कि मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हमको प्रॉफिट हो रहा है LTC से 1.5 लाख का, तो क्या करेंगे भाई? 1.5 लाख में 1 लाख माफ कर दो, जो 50,000 बचे हैं उस पर लगा दो 10%, खत्म कहानी। तो चलो ठीक है। सर ये बताइए एग्जम्पशन क्यों दी गई? कोई तो लॉजिक होगा। देखिए सरकार ये बोलती है कि हर इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट ऐसे ना करे कि खरीदा बेचा तो आप एक ट्रेडर बन जाओगे। हम आपको इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, ट्रेडर नहीं बनाना चाहते। तो आप लंबे समय की इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये सरकार इनकरेज करने की कोशिश कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो हम उनके 1 लाख तक का प्रॉफिट माफ कर देंगे। उसके ऊपर पर टैक्स लगाएंगे, वो भी 10, जबकि वहां कितना लग रहा है? 15, यहाँ कितना लग रहा है? 10, जिससे लोग इनिशिएशन ले, प्रमोट हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करना है, 12 महीने के बाद बेचना है, तुरंत खरीद के बेचना नहीं है। इसलिए सरकार ऐसा करे। हर चीज के लॉजिक होता है। बोलो ये समझ आया? तो लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को अगर आप खरीदते और बेचते हो और 12 महीने के अंदर ही अपनी खरीद बेच कर ली, तो होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, जिस पर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग 15% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन यही तीनों चीजों को अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तो 1 लाख रुपए तक तो बिल्कुल माफ हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उस पर टैक्स रेट लगेगा आपका 10% का। और सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लंबी इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, जिससे देश में जो पैसों का सर्कुलेशन है वो लंबे समय तक इकोनॉमी के अंदर बना रहे, तुरंत वो विड्रॉ ना हो जाए। बोलो इतना क्लियर हो गया? और ये दोनों के दोनों तब हैं जब आप इन चीजों के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर चुके हो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटीज। बोलो क्लियर है? ये पार्ट क्लियर हो गया ना? तभी मैं बहुत आराम से चल रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। अब हम इस वाले पार्ट पर आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट बोलता था अनलिस्टेड शेयर जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, और लैंड और बिल्डिंग, अगर आप इन दोनों को ट्रांसफर करते हो तो इससे होने वाला गेन या तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा या फिर लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म कब होगा? जब 24 महीने से कम हो, और लॉन्ग टर्म कब होगा? जब वो 24 महीने से ज्यादा हो। अब इसमें टैक्स रेट का क्या हिसाब किताब है? देखिए यहां पर जो आप ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख रहे हैं ना, ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें बोला गया आपके ऊपर लगेगा स्लैब रेट। इस पे क्या लगेगा बताइए? स्लैब रेट लगेगा, सीधा सीधा स्लैब रेट।
स्लैब रेट कौन सा सर? अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम फॉलो किया है तो न्यू वाला, ओल्ड वाला क्या है तो ओल्ड वाला, जो भी स्लैब होगा 1 2 3 में, ठीक है, तो वो स्लैब रेट। तो इसमें तो फ्लैट रेट आई नहीं, वैसे मुझे इसको लिखना नहीं चाहिए था, बट अगर मैं नहीं लिखता ना तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको समझ में नहीं आता, तो ये पार्ट भी मैंने लिख दिया। ये किससे टैक्स होता है? स्लैब रेट से होता है। इस पर बात करते हैं। ये आपका टैक्स होता है एज पर सेक्शन 112। ये 112 से टैक्स होता है, 112 वाले सेक्शन में टैक्स होता है एट द रेट 20%। बताइए कितने से होता है? ये आपका 20% से टैक्स हो जाता है, ठीक है। बोलो यहां तक की बात समझ आई आपको? यस सर, बिल्कुल समझ आई। तो अगर आपको अनलिस्टेड शेयर और लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग टैक्स होता है फ्लैट रेट, दैट इज 20%। देयर इज नो एग्जम्पशन लाइक दिस वन, ओके, देयर इज नो एग्जम्पशन। सीधा फ्लैट रेट से आपका क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। वो भी किस रेट से होगा? 20% से। कौन से सेक्शन में होगा सर? 112 में होगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की या फिर एनी अदर कैपिटल एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अगर 36 महीने के अंदर आपने खरीद बेच कर लिया, एग्जैक्टली 36वें महीने भी कर ली, और 36 महीने से ऊपर पे क्या हो जाएगा? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो ये वाला जो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख रहे हैं, ये आपका स्लैब रेट से टैक्स होगा। किससे होगा? स्लैब रेट। यानी ये दोनों तो बिल्कुल सेम हो गए और ये भी दोनों सेम हो गए। ये आपका सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग टैक्स होगा 20% से। कितने परसेंट से बताइए? 20% से। तो सर आप सीधा कर देते ना, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देते। दोस्तों देखो, मुझे भी आसानी होगी कि मैं मर्ज करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दूं, लेकिन दिक्कत यह है कि माना कि टैक्स एचटीसीडी का सेम है तो दोनों को मर्ज कर देते, एलटीसी दोनों सेम है, मर्ज कर देते। लेकिन अगर मैं मर्ज करता तो आपको ये कैसे बता पाता कि 24 महीने किसके हैं और 36 किसके हैं? थोड़ा मेरे भी सोचो ना भाई, मैं एज अ टीचर हर चीज़ आपको समझाऊंगा, तो मैं मर्ज नहीं कर सकता, मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो बताइए, आपको बात समझ आ रही है? तो देखा जाए तो इसमें रेट तो सिर्फ 3 ही निकले। अगर आप कहानी में क्रक्स देखोगे ना तो 3 ही निकल के आए। क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन 3 के केस में 15%, पॉइंट नंबर 1, और इनके केस में 10% और 1 लाख तक माफ, ये हो गया 2। और बाकी ये रहा एलटीसीजी और ये वाला एलटीसीजी, ये दोनों तो सेम है। क्या रेट है? 20%। लो, 3 ही पॉइंट तो हुए, मैंने भी 3 ही रेट तो पढ़ाए। वैसे देखने में कितना था? 1 2 3 4 5 6, लेकिन रेट कितने पड़े? आधे, जस्ट 3। बोलो समझ रहा है? तो यही वो फ्लैट रेट है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अब हमने अपने पास ये कैपिटल गेन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया और आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ भी गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ ज़्यादा के पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो बताइए, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट? पक्का? चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अब अगली कड़ी हमारे पास आएगी, दैट इज सेकेंड पॉइंट, वो है हमारी कैजुअल इनकम। क्या आएगी बताइए? कैजुअल इनकम, ठीक है। सर ये कैजुअल इनकम क्या होता है? देखिए, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बहुत सिंपल भाषा में ऐसे डिफाइन करूंगा, कोई भी ऐसी इनकम जो बाई लक बाई चांस हुई है। आपने लॉटरी में पैसा लगाया, आपकी लॉटरी की टिकट आ गई और आप पैसे जीत गए। आपने घुड़सवारी में घोड़े पर पैसा लगाया और आप घुड़सवारी जीत गए। आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, केबीसी में, और वहां से पैसा जीत के लेकर आए। क्या है ये? आपकी कैजुअल इनकम। आप रोडीज में गए, रोडीज से पैसा जीत कर लेकर आए, ये क्या है? आपकी कैजुअल इनकम। आप चलो रोडीज में गए, इसके बाद बिग बॉस में गए, तो उसमें क्या होगी? आपकी कैजुअल इनकम होगी। क्या होगी? आपकी कैजुअल इनकम होगी। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं, ये मीडिया एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, तो इनमें जो भी रियलिटी शोज होते हैं, इनसे जो भी पैसा कमाया जाता है, हर वो चीज़ क्या है? कैजुअल इनकम है, ठीक है। ये आप सट्टे बाजार में पैसा लगा रहे हैं, घुड़सवारी में पैसा लगा रहे हैं, ये सब भी क्या आपकी कैजुअल इनकम है। इसको इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 24 क्लॉज 9 के अंदर, जिसमें डिफाइन किया गया मीनिंग ऑफ कैजुअल इनकम। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कैजुअल इनकम का मतलब होता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ विनिंग इन लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल,
क्रॉस वर्ड पजल्स, कॉमा रेस हॉर्स, कॉमा रियलिटी शोज, कॉमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गैम्बलिंग। अगर आप इनसे, ये गैम्बलिंग लीगल वाली है, अगर आप इनसे कोई भी इनकम कमाते हैं तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 क्लॉज 9 ये क्या मानी जाती है? आपकी कैजुअल इनकम मानी जाती है। और कैजुअल इनकम पे कभी भी स्लैब रेट नहीं लगता, कैजुअल इनकम के ऊपर कभी भी स्लैब रेट नहीं लगता, इसके ऊपर हमेशा क्या लगता है? फ्लैट रेट। सर किस सेक्शन से लगता है? वो जैसे मैंने इसमें सब में सेक्शन लिखवाया ना, तो इसका भी सेक्शन है, तो इसका जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 115 BB से ये टैक्स होता है एट द रेट 30%। आप जितना भी कमाएंगे उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बताइए? 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ये बात? तो यही बोला गया है कि कैजुअल इनकम यानी आपने कोई अमाउंट रिसीव किया विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस हॉर्स, रियलिटी शो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म या गैम्बलिंग वगैरह, इन सब से आपने जो भी इनकम कमाई होगी आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% से। सर इसका मतलब कल को अगर मैं करोड़पति में जाता हूँ, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठकर मैं कोई इनकम कमाता हूँ, मान लो मैंने 1 करोड़ का आंसर दे दिया, ठीक है, वैसे उतना पहुँच नहीं पाओगे लेकिन फिर भी चलो एग्जाम्पल है, दे सकते हैं। 1 करोड़ का आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आप 1 करोड़ जीत गए, तो आप रियलिटी में करोड़पति नहीं, आप सिर्फ लखपति बन पाओगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 1 करोड़ की इनकम मानी जाएगी आपकी कैजुअल इनकम। क्या मानी जाएगी? कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम सेक्शन 115 BB के अकॉर्डिंग टैक्स होता है किस रेट से? 30% से। तो जो आपने 1 करोड़ की इनकम कमाई है उसके ऊपर 30% यानी 30 लाख रुपए तो सरकार ऑन द स्पॉट आके आपसे टैक्स लेकर चली जाएगी। आपके पास बचा कितना? 70 लैक्स। वैसे रियलिटी में तो वो 64 लाख लेकर जाएगा, और भी टैक्स लगते हैं, सरचार्ज वगैरह, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बट अभी जितना पढ़ा है आप इतना ही समझिए कि KBC, रोडीज, बिग बॉस ऐसे किसी भी रियलिटी शो से अगर आप कोई पैसा कमाते हैं तो 30% का टैक्स लग जाता है। यानी अगर कोई वहां से 1 लाख रुपए कमा के लेकर आ रहा है तो बेचारे को 70,000 मिलेंगे, 30,000 तो उसका टैक्स चला जाएगा सीधा। कैजुअल इनकम सेक्शन 115 BB। तो जब भी आप KBC देखो, जब भी आप रोडीज देखो, जब भी आप बिग बॉस देखो, तो टीवी में वो कंटेस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए, सेक्शन 115 BB नजर आना चाहिए। सेक्शन 115 BB के अकॉर्डिंग वो टैक्स होगा आपका 30% से। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए फिर आगे। तो कैजुअल इनकम तक की चीजें हो चुकी है, अब हम आगे चलेंगे थर्ड। सर अभी और कितने हैं? बस बेटा 2 ही और हैं ज्यादा नहीं, 2 और हैं। एक काम करता हूँ, 2 के लिए ना मैं एक ही बना देता हूँ, ये लो इस तरीके से एक बना देता हूँ, उसी के अंदर मैं 2 पॉइंट लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा एरो फिर बोर्ड से बाहर चला जाएगा। अगली इनकम है मेरे पास दैट इज विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। सर एक एग्जांपल बताओगे? जैसे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं, लाइक जैसे 3 पत्ती होगा और ड्रीम 11 हो गया, और गेम वगैरह भी होते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह, उसमें भी पैसे वगैरह जीतते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनके लिए सरकार ने अलग चीज़ बना दी है, और इनके लिए बोला गया कि सेक्शन 115 इनके ऊपर लगता है, सेक्शन नंबर 115 115 BBJ। क्या? 115 BBJ। जैसे सेक्शन 115 BB था, वो है BBJ। 115 BBJ के अकॉर्डिंग ये टैक्स होता है 30% से। सर एक बात बताइए, जब 30 से ही होना था तो इसे इसी में डाल देते ना, एक कॉमा करके एक पॉइंट आगे और लिख देते, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसके लिए रूल्स थोड़े अलग बनाए गए। जब आप इनकम टैक्स रूल 1962 देखेंगे ना तो उसको करने का तरीका अलग है, इसीलिए रेट सेम होने के बावजूद भी उसको अलग कैटेगरी में डाला गया। रेट सेम होने के बावजूद भी उसको अलग कैटेगरी में डालने का रीजन ये था कि उसको लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े से डिफरेंट है, दैट्स द मेन रीजन, राइट। चलिए इसके बाद आपका अगला, अच्छा अभी मेरा एरो आगे की ओर नहीं जा रहा था इसलिए मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना आप लोग। अगला हमारा आएगा विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग हो गया, और अब आएगा आपका कि कुछ ऐसी इनकम
जो आप छुपाने की कोशिश करते हो बट सरकार उसको ढूंढ लेती है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सर ऐसा लग रहा है जैसे आपने ये कभी हमें पढ़ाया हुआ था। हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ ये चीज़ मैंने कभी कराई है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी क्लास के अंदर मैंने ये अनडिस्क्लोज इनकम वाला टॉपिक पढ़ाया था। याद करो, वो कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स वाले टॉपिक कराए थे ना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी इनकम, कोई ऐसा खर्चा जो डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछ रहा है बट आप उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे केस में उस एक्सपेंडिचर को आपकी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। डीम मतलब होता है मान लिया जाएगा कि आपकी इनकम है और टैक्स कर दी जाएगी। और क्या कर दी जाएगी? टैक्स कर दी जाएगी। तो सर अनडिस्क्लोज इनकम किस रेट से टैक्स होता है? तो देखिए यहां पर हमारा जो सेक्शन लगता है दैट इज 115 BBE और ये टैक्स होता है आपका 60% से। सर आपने ऐसा याद था लास्ट क्लास में 78 बोला था, भाई वो सरचार्ज बोला था कि 60 में आप 25% का सरचार्ज ऐड कर दो और 4% HEC ऐड कर दो। ठीक है, तो 60 का 25% ऐड करोगे और जो आएगा उसके ऊपर 4% ऐड करोगे तो ये एग्रीगेट के अंदर आपका 78% आ जाता है। वो मैंने आपको लिखा था लास्ट क्लास में। वैसे रियलिटी में 60 से टैक्स होता है बट सरचार्ज और HEC जोड़कर वो बन जाता है 78% रेट। ठीक है सर, ये सरचार्ज क्या होता है दोस्तों आगे ही क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। मैंने बोला ना बहुत चीज़ें इंटरलिंक होंगी, आगे हम पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। हो सकता है अगली क्लास में मैं स्टार्ट भी कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट में करूँगा। ठीक है, चलिए तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम एज पर सेक्शन 115 BBE के अकॉर्डिंग टैक्स होती है 78% से, बट हम 60 बोलेंगे, 60% बोलेंगे। ठीक है, 60% से टैक्स होती है। वो बात अलग है, बाद में टैक्स वैक्स जोड़ के 78 हो जाता है। ठीक है सर, थोड़ा सा आप बता देंगे दोबारा से, लास्ट क्लास थोड़ी सी दिक्कत रही है लास्ट टू लास्ट। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अनडिस्क्लोज इनकम दोबारा से बता देता हूँ। इसके अंदर आपका आता है, देखिए अनडिस्क्लोज इनकम के अंदर अगर आपको याद आ रहा हो, कैश क्रेडिट सेक्शन नंबर 68। इसमें यह था कि अगर आपके खाते में कैश क्रेडिट हो जा रहा है, असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछ रहा है इस कैश की डिटेल दो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बट आप हो सकता है तो डिटेल ही ना दे रहे हो, या हो सकता है आप डिटेल तो दे रहे हो बट वो सेटिस्फाइड ना हो उस आंसर से। तो ऐसे में वो जो कैश क्रेडिट हो रहा है ये आपकी इनकम मान लेगा और जो चीज़ इनकम है वो NTI का पार्ट बनेगी और NTI पे क्या लगता है? टैक्स लगता है, और वो भी किससे? फ्लैट रेट से। कितना परसेंट? 60%। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर था अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इसके लिए हमारा सेक्शन यूज होता था 69, सेक्शन नंबर 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया और वो आपसे पूछ रहा है बट आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ से की और क्यों की। तो ऐसे केस में जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और इनकम मान के वो टैक्स कर दी जाएगी 60% के रेट से। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका होता है अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी सेक्शन आता है हमारा 69A। क्या आता है? सेक्शन 69A। अनएक्सप्लेन्ड मनी ये बोला जाता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपके घर पे छापा मारा या बिजनेस जहां आप करते हो वहां छापा मारा और वहां अनवांटेड अमाउंट से पैसा पाया गया और जब आपसे पूछताछ हुई तो आप उसका कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे केस में जो भी पैसा आपके पास से बरामद हुआ है उस पर हम आपकी इनकम मान लेंगे और वो भी कितनी? पूरी 100% से। और टैक्स कितना चार्ज करेंगे? 60% से। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी। बोलो क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। amount of investment not fully disclosed in books of account। in books of account सेक्शन आता है 69B। कोई आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन ही नहीं किया, जबकि उसके पेपर देखने को लिए मिल रहे हैं कि आपने वो इन्वेस्टमेंट तो किया है बट वो इन्वेस्टमेंट आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन ही नहीं किया, मतलब घोटाला करने की बातें स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछेगा, ऑब्वियस सी बात, आप क्या ही आंसर दोगे। तो ऐसे में वही इन्वेस्टमेंट आपकी क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी और वो इनकम टैक्स की जाएगी किस रेट से? 60% की रेट से।
किस रेट से? 60% की रेट से, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली वाला हो गया। इसके बाद आता है हमारा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स, सेक्शन 69C, सेक्शन 69C। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो असेसिंग ऑफिसर पूछ रहे भैया आपने क्यों खर्च किया, हमें भी बताओ जरा, बट आप उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पा रहे हो, आप उसको नहीं बता पा रहे हो कि ये जो खर्चा पानी आपने किया है वो क्यों किया है, कैसे किया है, आप उसका कोई ब्यौरा नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे केस में सेक्शन 69C के तहत वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, और जो इनकम मानी जाएगी उस पर टैक्स लगाएगा किस रेट से? 60% की रेट से, ठीक है। इसके बाद एक और बचा बस, वो क्या है? अमाउंट बोरोड और हुंडी, सेक्शन नंबर 69B। अगर आपने कहीं से अमाउंट को बोरो किया और फिर आप उसकी पेमेंट कर रहे हो और आपका पेमेंट मोड अदर देन बैंक है, बैंक के अलावा आप पे कर रहे हो, इसका मतलब आप कैश मोड वगैरह यूज कर रहे होगे, तो ऐसे केस में ये वाली चीज को भी इनकम मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 69B, और क्योंकि वो इनकम माना गया तो टैक्स क्या लग जाएगा? 60% से। तो ये जितने भी मैंने आपको लिखवाए ना, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड और हुंडी, ये सारी की सारी आपकी इनकम मान ली जाएगी। और कौन सी इनकम मानिएगी? अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे बट डिपार्टमेंट वालों ने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसको टैक्स किया जाएगा इस पर सेक्शन 115BE के अंदर। किस रेट से? 60% की रेट से। किस रेट से? 60% की रेट से। तो अब हमने अपने पास फ्लैट रेट वाली सारे काम कर लिए। फ्लैट रेट में देखो कैपिटल गेन वाला टॉपिक कर लिया, कैजुअल इनकम वाला टॉपिक कर लिया, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग वाला टॉपिक कर लिया, और अनडिस्क्लोज्ड इनकम वाला टॉपिक हमने कर लिया, ठीक है। तो ये 4 पार्ट आपको समझ आ गए, ये फ्लैट रेट। और आपको याद आ रहा होगा हमने लास्ट क्लास के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का स्लैब रेट पढ़ा था, और वो 1 था, और ये वाला हमने क्या पढ़ा था? 3 स्लैब रेट पढ़े थे। तो स्लैब रेट तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हमने पूरा फ्लैट रेट वाला कंप्लीट कर लिया टॉपिक। यहां पर मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में पूरा डिटेल बता दिया। और सर ये सब आप किसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो? ये सब मैं इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, मतलब ये जितने भी 7 लोग हैं ना, मैं सातों के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, सातों में सेम मामला चलेगा, सातों के अंदर सेम मामला चलेगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी और लोकल अथॉरिटी, सब में मामला बिल्कुल डिट्टो सेम चलने वाला है। क्लियर हुई बात? आज की क्लास थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकती है क्योंकि नई चीज़ें बताई हैं, बट क्या है दोस्तों, सुनिए मेरी बात, ये जितनी भी चीज़ें कराई है ना, ये अभी आपको पूरा 100% समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें दिक्कत करेंगी। एक बार जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लोगे आपसे सारे काम हो जाएंगे, ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल के लिए हम नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली करेंगे। पहले हम स्लैब रेट की करेंगे, फिर स्लैब प्लस फ्लैट रेट दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। तो पहले तो हम एक क्लास में क्या करने वाले हैं, स्लैब रेट से पूरा टैक्स निकालना सीखेंगे विद न्यूमेरिकल्स। उसके बाद वाली क्लास के अंदर हम फ्लैट रेट वाली इनकम को भी उठा लेंगे। अरे बात समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये सब था आपका फ्लैट रेट, और मैं उम्मीद करता हूँ आज के पूरे लेक्चर सीरीज आपको क्लियरली समझ आए होंगे। दोस्तों इन सब के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपके पास इतना समय नहीं कि आप इतना नोट करना चाहते हैं, तो आपको रेडीमेड चीज़ दे दी जाएगी। यही वाले स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फाइल के रूप में, जिसका आप सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और ये सारे के सारे प्रिंट आउट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रो टैक्स अड्डा। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और अगर इनकेस अगर वो सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। और दोस्तों साथ के साथ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो कि इकोनॉमिक्स ईजी के नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अंदर फ्यूचर में कोई भी कोर्स अगर आता है हमारा, बहुत सारे हम कोर्सेस लेकर आते हैं एक नॉमिनल से अमाउंट के ऊपर, और कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो वैसे ही फ्री होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, और वो तभी है जब आपको ज़रूरत लगे। ठीक है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेस हैं, आप प्लीज़ उनको भी एक बार आप देख सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।